नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। बुलेटिन के अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। शुरुआत करते हैं WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन समारोह की खबर के साथ। तस्वीरें नई दिल्ली के भारत मंडपम से हैं, जहां को पीएम मोदी WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के समापन समारोह में शामिल हुए। 3 दिवसीय यह आयोजन वैश्विक विज्ञान आधारित और जन केंद्रित पारंपरिक चिकित्सा एजेंडा को आकार देने में भारत के बढ़ते नेतृत्व और अग्रणी पहलू को साबित करता है। आइए जान लेते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या खास रहा। पीएम मोदी ने यहाँ पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणाली पर आधारित प्रदर्शनी का जायजा लिया। पीएम ने योग के प्रचार प्रसार में खास योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। पीएम मोदी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ग्रेवियसस ने दिल्ली में नए WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। पीएम ने अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम ने यहां योग प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट जारी की। पीएम मोदी ने जड़ों से वैश्विक पहुंच तक आयुष में 11 वर्षों का परिवर्तन नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। भारत के लिए गौरव की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। 2022 में ट्रेडिशनल मेडिसिन की पहली समिट में विश्व ने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दायित्व सौंपा था। 17 से 19 दिसंबर तक चले इस शिखर सम्मेलन को विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वदेशी ज्ञान धारकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के बीच न्याय संगत, टिकाऊ और स्वच्छ आधारित स्वास्थ्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने पर गहन विचार विमर्श किया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां शुक्रवार से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। सपा नेताओं ने विधानसभा में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को उठाने पर पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन इससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कोडीन कांड का सपा से सीधा कनेक्शन जोड़ते हुए सपा प्रमुख का नाम लेकर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। शुक्रवार को यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आगाज पर ये तो बिल्कुल तय था कि यूपी के सियासी गलियारों की सुर्खियों में रहा कोडीन कफ सिरप की तस्करी का मुद्दा सदन में जरूर उठेगा। सपा नेताओं ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। कोई साइकिल में कोडीन कफ सिरप का डिब्बा बांधकर तो कोई गले में पोस्टर लटकाकर विधानसभा पहुंचा था। लेकिन इससे पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कोडीन कांड को सपा से सीधा कनेक्शन जोड़ते हुए सपा प्रमुख का नाम लेकर शायराना तंज भी कसा। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। यूपी में कोडीन कफ सिरप का मुद्दा एक बड़े सियासी विवाद का रूप ले चुका है, जिसमें नेता, माफिया, रसूखदारों के शामिल होने का आरोप लग रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में वार पलटवार का दौर चल रहा है। सीएम योगी के बयान के घंटे भर बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सीएम के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। कोडीन विवाद के इधर शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में घोसी विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई को सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि विधान परिषद में कामकाज जारी रहा। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वीबीजी रामजी बिल को मंजूरी मिल गई। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल कानून बनने की आखिरी दहलीज पर पहुंच चुका है।
अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा। देखिए रिपोर्ट। कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास में जो बिल पास किया गया है, राम जी राम, विकसित भारत राम जी राम बिल। ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था, जिसको लोगों ने लूट खसोट का एक जरिया बनाकर रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए तय वक्त के ठीक एक दिन पहले गुरुवार की रात आखिरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वीबीजी रामजी बिल को मंजूरी मिल गई। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये बिल कानून बनने की आखिरी दहलीज पर पहुंच चुका है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा, जो मनरेगा की जगह लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन रोजगार की गारंटी देगा। हालांकि इस बिल को सदन से पास कराने का रास्ता कतई आसान नहीं रहा। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में इस बिल को लेकर भरपूर हंगामा देखने को मिला है। बीती रात ये बिल पास होते ही संसद परिसर में सियासी टकराव तेज हो गया। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में पूरी रात धरना दिया, जो शुक्रवार सुबह तक चला। वहीं शुक्रवार सुबह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी जहां 111% रही, वहीं राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 121% रही। 1 दिसंबर से शुरू हुआ ये सत्र लगातार हंगामों और तीखी बहसों के कारण चर्चा में रहा। इस दौरान वंदे मातरम, चुनाव सुधार और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे जहां सदन में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की बात करें तो इसके समापन पर आई इन तस्वीरों ने भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती का बेहद सुंदर नजारा पेश किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में पीएम मोदी की मौजूदगी में विभिन्न दलों के नेताओं और सांसदों के साथ बैठक की, जहां सांसदों ने चाय की चुस्की लेते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत भी की। गोरखपुर में यातायात सुगमता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के पास बने नए रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। ओवरब्रिज के बन जाने से गोरखनाथ क्षेत्र की 1 लाख से अधिक की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर में यातायात सुगमता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के पास बने नए रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। ओवरब्रिज के बन जाने से गोरखनाथ क्षेत्र की 1 लाख से अधिक की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। गोरखनाथ रेल ओवरब्रिज 137.83 करोड़ रुपए की लागत से बना है। नया ओवरब्रिज गोरखनाथ मंदिर और सोनौली मार्ग होते हुए नेपाल तक की कनेक्टिविटी वाले मार्ग पर बना है। इससे रोजाना गोरखनाथ मंदिर और नेपाल जाने वाले पर्यटकों की राह आसान होगी। डोमिनगढ़ और गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच क्रॉसिंग संख्या 162A पर एक ओवरब्रिज पहले से है। उस पर ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण मौजूद ओवरब्रिज के समानांतर ये नया ओवरब्रिज बनाया गया है। नए ओवरब्रिज के शुरू होने से गोरखनाथ क्षेत्र की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने ओवरब्रिज पर नहीं जाना होगा। आने जाने के लिए अलग अलग ओवरब्रिज होने से जाम नहीं लगेगा। 37 करोड़ रुपए की लागत से यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसको उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन ने बना करके तैयार किया है। आप अनुमान करिए, गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए, गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए लोग इस बात का एहसास कराते होंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर 2 ओवरब्रिज हो जाने से शहर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने जाने वालों और सोनौली रोड पर आने जाने वाले लोगों की यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी। इसके अलावा मकर संक्रांति से शुरू होकर 1 माह तक लगने वाले गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन की बड़ी सहूलियत मिल जाएगी।
देश प्रदेश में अब खबर सपा नेता के उस बयान से जुड़ी हुई है जिससे सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली प्रदूषण से लेकर देश के पर्यावरण पर चर्चा करते हुए हिंदू परंपरा, त्योहार और आस्था पर सवाल उठाते समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. चौधरी के बयान पर किस तरह का पलटवार हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। तो उल्टा हुआ, ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। दिल्ली प्रदूषण से लेकर देश के पर्यावरण पर चर्चा करते हुए हिंदू परंपरा, त्योहार और आस्था पर सवाल उठाता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. चौधरी का ये वो बयान है जिसने दिसंबर की कड़ाके की ठंड में एक बार फिर सियासी गलियारों में बयानों की बयारों से गर्मी ला दी है। आर.के. चौधरी ने पर्यावरण की बात करते हुए देश के पर्यावरण नीतियों से लेकर भारत की त्योहारों और नीतियों पर अपने बयान से सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे सपा अखबार की सुर्खियां बटोरने वाली नीति बताया है, तो वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पूरे विपक्ष को ही आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। समाजवादी पार्टी टीएमसी हैज ओनली वन पहचान, हिंदू आस्था का अपमान, so that you get vote bank की ताली। This has become समाजवादी पार्टी प्रणाली। It shows they are not serious about this issue and they want to communalize। आर.के. चौधरी के नजरिए को सही ठहराते हुए सपा का बयान भी सामने आया है जिसमें आर.के. चौधरी और एनटीजी के विचारों को एक समान बताया गया है। वहीं मंत्री असीम अरुण इस पर तीखा पलटवार कर रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाली कोई भी चीज को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल का सिस्टम सनातन धर्म में क्यों किया गया, इसीलिए किया गया। तो आर.के. चौधरी जी ने अगर कुछ कहा है तो निश्चित रूप में उनके विचारों से एनजीटी के विचार मिलते हैं। प्रदूषण के ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए और प्रदूषण के ऊपर एक 8-10 साल की योजना बना करके हमको उसको हल करना चाहिए, लेकिन वो न करके, उसकी चर्चा न करके ऐसी बातें करते हैं जिससे कि उस मूल समस्या से ध्यान भी भटके और साथ साथ हिंदू समाज को, सनातनियों को किसी न किसी तरीके से चुभाया जाए। फिर आपको प्रदूषण दिखना शुरू हो जाएगा शादी में जो अग्नि के साक्ष्य लेकर के फेरे होते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा प्रदूषण यज्ञ में। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपा की ओर से सनातन परंपराओं पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर रामचरितमानस तक सपा के बयानों ने सियासी संग्राम छेड़ दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में तस्करों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने फरार तस्कर शुभम जायसवाल सहित 30 आरोपियों की 22 याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक और मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में जहरीले कोडीन कफ सिरप मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से कफ सिरप के तस्करों को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने फरार तस्कर शुभम जायसवाल सहित सभी आरोपियों की उन 22 याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने और गिरफ्तारी को रोकने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में की है बड़ी कार्रवाई। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े 30 आरोपियों की 22 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में फरार तस्कर गैंग के लीडर शुभम जायसवाल की याचिका भी शामिल थी। आरोपी शुभम जायसवाल पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ द्वारा, खंडपीठ द्वारा लगातार विगत एक सप्ताह से विभिन्न पिटीशनों को सूचीबद्ध कर उनकी सुनवाई की जा रही थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुण दोष के आधार पर सारी पिटीशंस को निरस्त कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता श्री
अनूप त्रिवेदी साहब ने सरकार का पक्ष रखा। इस आदेश और जांच के बाद आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। तो देश विदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश प्रदेश में अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। मामला सामने आते ही समिति का गठन कर राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और तत्काल 3 आरोपियों को निलंबित कर दिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना से अस्पताल की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मेडिकल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी अस्पताल का है, जहां पर थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। मामला सामने आते ही समिति का गठन कर राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और तत्काल तीनों आरोपियों को निलंबित कर दिया। आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 16 दिसंबर को सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद 16 दिसंबर को पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक 7 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र पटेल और 2 लैब टेक्नीशियन सस्पेंड कर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें लिखित में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी 6 मामले जनवरी से मई के बीच हुए थे। वहीं अस्पताल के बाहर रक्त की दलाली की शिकायतें मिलने के बाद एसडीएम राहुल सिलारिया ने अस्पताल के आसपास एक अभियान चलाकर खून के 3 दलालों को रंगे हाथों पकड़ा है। उसने बताया वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी सामने ब्लड मिल जाएगा। जब व्यक्ति वहाँ गया तो उसने 4500 रुपये रेट बताया। फिर उसके बाद व्यक्ति को हमने 4500 रुपये यहाँ पे उपलब्ध करवाए। 500 के 7 नोट और 100 के 200 के 4 नोट और 100 के 2 नोट, इस प्रकार से हमने भिजवाया। और भिजवाने के बाद उसने आधे घंटे रुकने को कहा और दोनों को बुलवाया। 4500 रुपये उसने एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद हमने उसे पकड़ लिया, उससे नोट भी बरामद हो गए, एग्जैक्ट सेम नंबर के नोट से हुए। और उसके बाद में भी हम लोगों ने इसको पकड़ा है। और जिस व्यक्ति ने एक अस्पताल प्रांगण में काम करने वाले कर्मचारी जिसने बताया कि सामने ब्लड मिल जाता है, उसको भी पकड़ा है हमने। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जहां उनसे पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। देश विदेश में आगे बढ़ने से पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुड गर्ल। आगे सैलरी नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। देश विदेश में आगे बढ़ते हैं। ईडी ने यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से डिजिटल डिवाइस और बैंक दस्तावेज जब्त किए गए। इस कार्रवाई में उनकी लग्जरी कारों भी जब्त की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों की कमाई, शानदार जिंदगी, महंगी गाड़ियां और दुबई में शाही शादी करना एक फेमस यूट्यूबर को भारी पड़ गया, क्योंकि इस चकाचौंध और सोशल मीडिया की चमक के पीछे छुपी कमाई अब जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खजूर गांव से लेकर लखनऊ तक प्रवर्तन निदेशालय की 16 सदस्यीय टीम ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के शक में फेमस यूट्यूबर और गेमिंग एक्सपर्ट अनुराग द्विवेदी से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। वहीं ईडी ये जानने में जुटी है कि ड्रीम 11 और ऑनलाइन गेमिंग से दिखाई जा रही ये भारी कमाई आखिर आई कहां से। उन्नाव जिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक टीम ने यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से जुड़े 2 ठिकानों पर छापेमारी की है।
ईडी ने द्विवेदी के पैतृक गांव में उसके घर और नवाबगंज कस्बे में उसके चाचा के घर पर ये कार्रवाई की है। ईडी की टीमें अजगैन थाना क्षेत्र के खजूर गांव में द्विवेदी के चाचा नृपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर पहुंची। ईडी की टीमों ने देर शाम तक तलाशी ली और घर के अलग अलग हिस्सों की जांच की गई। ईडी ने इस दौरान बैंक लेन देन से जुड़े दस्तावेज, संपत्ति के कागजात और कुछ डिजिटल उपकरण अपने कब्जे में लिए हैं। यहाँ ईडी ने 4 वाहनों को भी जब्त किया है, जिसमें अनुराग द्विवेदी की लग्जरी कारें शामिल हैं। जब्त किए गए वाहनों में लैम्बोर्गिनी, उरूस और एक मर्सिडीज बेंज और BMW, एक थार शामिल है। बताया जा रहा है कि यह मामला धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अपराधों में संबंध है। इससे पहले अक्टूबर माह में ईडी ने यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के लखनऊ स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी। बता दें कि अनुराग 22 नवंबर को दुबई में एक क्रूज पर लखनऊ निवासी अपनी प्रेमिका से शादी करने के बाद चर्चा में आया था। फिलहाल छापेमारी के दौरान अनुराग द्विवेदी घर पर मौजूद नहीं था। ईडी की ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही संभावित सट्टे और अवैध कमाई के नेटवर्क पर भी सवाल खड़े कर रही है। जांच एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि युवाओं को त्वरित कमाई का सपना दिखाकर गुमराह करने वालों पर सख्त नजर रखी जाएगी। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और अपने आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे संभव हैं। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। ईडी ने 1xBet सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और अभिनेता सोनू सूद समेत कई दिग्गजों की करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। अब तक 19 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और मामले की जांच जारी है। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट जगत से जुड़े कई चर्चित नामों पर शिकंजा कसा है और उनके करोड़ों रुपए की संपत्तियां अटैच कर ली हैं। लंबे समय से इन सभी का नाम अवैध बेटिंग ऐप के प्रचार से जुड़ रहा है, जिसके बाद अब इन सभी हस्तियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कौन है ये चर्चित नाम, आइए जानते हैं। ये कार्रवाई 1xBet ऐप के जरिए किए गए अवैध वित्तीय लेन देन की जाँच के तहत की गई है। ईडी ने इस मामले में 7.93 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी की कार्रवाई में अभिनेता सोनू सूद, अंकुश हजारा, नेहा शर्मा, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती और पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा शामिल हैं। ईडी का कहना है कि इन लोगों को 1xBetting ऐप के प्रचार और प्रमोशन के बदले मोटी रकम दी गई थी, जो अवैध सट्टेबाजी से अर्जित बताई जा रही है। ईडी ने युवराज सिंह की करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। रॉबिन उथप्पा की लगभग 8.26 लाख रुपए की संपत्ति और उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अभिनेता सोनू सूद के करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति और मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं अंकुश हजारा की 47.20 लाख रुपए और नेहा शर्मा की लगभग 1.26 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस केस में दिग्गजों के नाम सामने आए हैं। इससे पहले ईडी ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना से जुड़ी संपत्तियों को भी अटैच किया था। अब तक कार्रवाई को मिलाकर 1xBet जांच में कुल 19.07 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ईडी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस परेड के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कथावाचक को सलामी देने पर काफी घमासान मचा हुआ है और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। सारे जहां से अच्छा के म्यूजिक के साथ शूट हुआ ये वीडियो बहराइच पुलिस लाइन का है, जहां भागवत कथा के लिए पहुंचे कथावाचक
पुंडरीक गोस्वामी को रेड कारपेट पर चलते देखा जा सकता है। वो पुलिस परेड के दौरान सलामी लेते हुए नजर आते हैं और बाद में मंच से लोगों को संबोधित करते हैं। आयोजन तो पुलिस वालों के तनाव को कम कर उन्हें सकारात्मक विचारों से जोड़ने का था, पर लोग इस वीडियो को संवैधानिक तथा प्रशासनिक मर्यादाओं से जोड़कर देख रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो नवंबर महीने का है। बहराइच पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इसमें वृंदावन के मशहूर कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिस वालों को मोटिवेट किया था। ये कार्यक्रम पूरी तरह पुलिस विभाग का था। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 1 महीने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर सियासत में घमासान मचा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर योगी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं। विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है। यूपी पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्ण ने मामले का संज्ञान लेते हुए बहराइच के पुलिस अधीक्षक एसपी राम नयन सिंह से जवाब मांगा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लाल आतंक के निशान को खत्म करने के अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के निशान को खत्म करने के अभियान के तहत सुरक्षा बलों को शुक्रवार को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है। मारे गए नक्सली की पहचान 35 साल के पगनू मारवाड़ी के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ के गोरना का रहने वाला था। सुरक्षा बलों ने कैसे कार्रवाई की है, आइए जानते हैं। मुठभेड़ बीजापुर के थाना भैरमगढ़ के इंद्रावती क्षेत्र के आदवाड़ और कोटमेटा के जंगलों में हुई। उस समय जिला रिजर्व गार्ड की एक टीम इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। पुलिस को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी का खुफिया जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने पर डीआरजी ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली फगनू माड़वी मारा गया। नक्सली फगनू माड़वी भैरमगढ़ एरिया कमेटी का सदस्य था। मारे गए नक्सली के पास से 303 राइफल, 9mm पिस्टल और विस्फोटक बरामद हुए हैं। भैरमगढ़ के आदवाड़ा और कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें भैरमगढ़ में एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमें कल शाम को रवाना हुई थी और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी। और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान फगनू माड़वी के रूप में हुई, जो एसीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का है। साथ में ही 303 राइफल, 9mm पिस्टल, वायरलेस सेट एवं अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुए हैं। कार्रवाई के साथ इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 285 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 256 बस्तर क्षेत्र में मारे गए थे, जिसमें बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा सहित 7 जिले शामिल हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है, ताकि और नक्सलियों का पता लगाया जा सके। अगली खबर उत्तर रेलवे के द्वारा लखनऊ में की गई मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई है। मॉक ड्रिल के पीछे का मकसद क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं ट्रेन की उल्टी पड़ी बोगी पर चढ़े घायलों को स्ट्रेचर के सहारे नीचे उतारने की मशक्कत में लगे एनडीआरएफ के जवान, तो कहीं रेलवे ट्रैक पर अनाउंसमेंट के साथ मदद पहुंचाने में लगे रेलवे के कर्मचारी और आरपीएफ, जीआरपी के जवान। पहली नजर में अगर इन तस्वीरों को देखें तो यही लगता है कि ठंडी के इस मौसम में कोई भीषण रेल हादसा हुआ है, जिसके बाद जवानों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खिड़कियां तोड़कर और ड्रिल करके बोगी की बॉडी काटकर यात्रियों को बाहर निकाला है। लेकिन ये नजारा किसी हादसे का नहीं, बल्कि हादसे के वक्त तुरंत रिस्पांस के लिए उत्तर रेलवे की तरफ से की गई मॉक ड्रिल का सीन था। आइए जान लेते इस मॉक ड्रिल के पीछे का मकसद क्या था। उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों की तैयारियों को परखना था, जिससे किसी भी रेल दुर्घटना की स्थिति में जानमाल के नुकसान को कम किया जा सके और मॉक ड्रिल के दौरान राहत और बचाव में आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अभ्यास भविष्य में भी नियमित रूप से कराए जाएंगे, ताकि आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इस मॉक ड्रिल में ये देखने को मिला है कि ट्रेन पलटने के बाद अफरा तफरी के हालात में रेलवे कैसे सभी टीमों के साथ मिलकर काम करती है और लोगों को सुरक्षित निकालकर घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए किस मिशन मोड पर काम होता है।
तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।